हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली प्राइम में आरसीएम मतलब रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आरसीएम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीएसटी को रिवर्स वे में पे करना होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में आरसीएम को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि आरसीएम की अकाउंटिंग ठीक से नहीं हुई तो जीएसटी में हमेशा मिसमैच आता रहेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी जीएसटी पोर्टल से मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट के अंदर ये बता देता हूं कि आरसीएम क्या होता है। तो देखो, आरसीएम जीएसटी का ही एक पार्ट होता है जिसमें गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर जो टैक्स होता है वो सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट को पे करना होता है और उसका वो सेम मंथ में आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। और ये जनरली उन केसेज में होता है जब गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस को आरसीएम के अंडर रखती है, जैसे कि अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी सर्विस लेना या फिर ऐसे डीलर से सर्विस लेना जो आरसीएम के दायरे में आता हो, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे अनरजिस्टर हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 3 सर्विस के बारे में बताऊंगा जो आरसीएम के दायरे में आती हैं, मतलब जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और ये तीनों ही सर्विस को ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आरसीएम के अकाउंटिंग का प्रॉपर तरीका क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो 3 सर्विस कौन सी हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए, पहली सर्विस है आरसीएम ऑन जीटीए, आरसीएम ऑन रेंट, आरसीएम ऑन लीगल सर्विस। तो इन्हीं तीनों सर्विस की आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा और कैसे सर्विस का जो इनवॉइस है उसको बुक करते हैं और कैसे लेजर क्रिएट होने चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सारे लेजर मैं आपके सामने ही क्रिएट करूंगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा लेजर कैसे क्रिएट होना चाहिए। तो एक एक करके इन तीनों सर्विस की टर्म एंड कंडीशन समझ लेते हैं कि इन तीनों सर्विस पर आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है और कितने % एप्लीकेबल होता है। तो देखो, आरसीएम ऑन जीटीए की अगर बात करें तो इसमें हमें 2 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो और आपने अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से कोई भी सर्विस ली तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट उसने एफसीएम को ऑप्ट नहीं किया हुआ, उसने आरसीएम को ऑप्ट किया हुआ है, तब भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। क्योंकि उसने एफसीएम को ऑप्ट किया होगा तो वो आपको 12% जीएसटी लगा के इनवॉइस देगा और आप उसका सीधा सीधा आईटीसी क्लेम कर लोगे। उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और जीटी पर जो आरसीएम लगता है वो 5% के हिसाब से लगता है, मतलब 5% के हिसाब से रिसिपिएंट को पे करना होता है सीधा गवर्नमेंट को, और सेम मंथ में वो उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। अब अगर बात करें आरसीएम और रेंट की तो इसमें भी 2 चीजें होती हैं। एक तो आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है रेंट पे, और दूसरा कितने % एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी पर या फिर किस टाइप के रेंट पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। देखो, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर है और वो आपको जीएसटी वाला बिल देता है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तब आरसीएम एप्लीकेबल होता है। और कितने % एप्लीकेबल होता है, तो इस केस में 18% के हिसाब से आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आरसीएम ऑन लीगल सर्विस। तो देखो, इसमें भी 2 चीजें समझनी होती हैं कि आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है, मतलब किस टाइप की सर्विस पे एप्लीकेबल होता है और कितने % एप्लीकेबल होता है। तो देखो, अगर आपने किसी एडवोकेट से कोई लीगल सर्विस ली, अगर वो आपके बिल पर जीएसटी लगा के देता है तो आरसीएम की बात ही नहीं होगी, ये तो आपको पता ही है। बट अगर वो जीएसटी नहीं लगा के देता तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर तो है लेकिन वो आपको विदाउट जीएसटी वाला बिल देता है तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और कितने % होगा, तो इस केस में भी 18% के हिसाब से डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि सिर्फ जीटीए पे 5% एप्लीकेबल होता है, बाकी आरसीएम ऑन लीगल सर्विस, आरसीएम ऑन रेंट दोनों पे 18% के हिसाब से डिपॉजिट होता है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आरसीएम की अकाउंटिंग कैसे करते हैं टैली में, और उसकी जनरल एंट्री बोले या फिर जीएसटी को सेटअप कैसे करते हैं, और आरसीएम आपको जीएसटी में कहाँ दिखेगा, जीएसटी में मतलब आपकी रिटर्न में कहाँ दिखेगा, और आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें किस हिसाब से दिखेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नई कंपनी बनाई है, इसमें मैंने आप देख सकते हैं कोई भी एंट्री नहीं करी है,
आज की जो आरसीएम की अकाउंटिंग है वही करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो लेजर क्रिएट कर लेता हूँ जिन लेजर की हमें जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि सारे लेजर आपके सामने बनाऊंगा, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि लेजर के अंदर क्या सेटिंग होनी चाहिए और क्या सेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक ही एंट्री के अंदर सारी सर्विस ऐड कर दूंगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप बेशक अलग अलग एंट्री करोगे, मतलब जैसे रेंट की एंट्री अलग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री अलग करोगे और लीगल सर्विस की अगर कोई है तो अलग करोगे। मैं ये तीनों सर्विस एक ही एंट्री में डाल देता हूं, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे वो लेजर क्रिएट कर लेते हैं, और लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे चले जाना, यहाँ पे लेजर पे चले जाना। अब आपको यहाँ पे जिससे हमें सर्विस लेनी है उसका नाम डाल देना है। जैसे हमें अमन से सर्विस लेनी है तो मैंने यहाँ पे अमन डाल दिया, और इसको किस ग्रुप में डालना है, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हम इससे सर्विस ले रहे हैं तो इसको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया। अब आपको एंटर करके राइट साइड में आ जाना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह डाल देना। मैंने इसको दिल्ली सिलेक्ट करके रखा है, तो मतलब इस पर CGST और SGST लगेगा। अब आपको पैन नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल देनी है। ये रजिस्टर भी हो सकता है, अनरजिस्टर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अनरजिस्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे वो लेजर तो बन गया जिससे हमें सर्विस लेनी है। अब क्या क्या सर्विस लेनी है उनके लेजर भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखना कि आपको क्या सेटिंग उनके अंदर करके रखनी है। तो जैसे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन के नाम से बना लेता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल देना, फ्रेट डाल देना, ट्रांसपोर्ट डाल देना। मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से बना दिया। अब इसको आप मार्क करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबिलिटी में आपको एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे अपने हिसाब से HSN डाल देना, फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल एयर को सिलेक्ट कर लेना, टैक्सेबल कर देना। और GTA पे मैंने बताया 5% एप्लीकेबल होता है RCM, तो 5 यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आपको यहीं पे F12 कर देना है, और यहाँ राइट साइड में आ जाना है सबसे नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनेबल रिवर्स चार्जेस कैलकुलेशन, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना। यस करते ही आपको यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस वाले ऑप्शन को भी यस करके रखना है, और यहाँ पे आपको सर्विस सिलेक्ट कर लेना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है जी। अब हमारे 2 लेजर बन गए। अब हमें 2 सर्विस का लेजर और बनाना है, जैसे रेंट पेड। तो रेंट पेड के नाम से बना लेता हूं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा ये भी। और यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल कर देना है, और यहाँ पे आपको HSN डाल देना है अपने हिसाब से। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल एयर, टैक्सेबल, और इस बार हमें 18% सिलेक्ट करना है, क्योंकि 18% GST एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस यस कर लेना, इसको भी यस कर लेना, सर्विस सिलेक्ट कर लेना और इसको एक्सेप्ट करा देना। ठीक है जी। अब हमारा एक और लेजर रह गया लीगल सर्विस का, तो लीगल सर्विस के नाम से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे GST एप्लीकेबल, यहाँ पे HSN डाल देना, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल एयर, टैक्सेबल, और इस पे भी 18%, और इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना, और यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करा देना। ठीक है जी। अब हमारे सारे लेजर बन गए। बाकी अगर कोई लेजर की ज़रूरत होगी तो हम आगे बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, वो सर्विस की एंट्री करनी है कि हमने क्या क्या सर्विस ली। तो एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाना है, यहाँ पे परचेज का वाउचर सिलेक्ट कर लेना, और अगर आपका आइटम वाला वाउचर ओपन है तो यहाँ पे Ctrl+H प्रेस कर देना। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही एंट्री करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें वो लेजर सिलेक्ट कर लेना है जिससे हमें सर्विस लेनी है। तो यहाँ पे जैसे मुझे अमन से लेनी है तो मैंने अमन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए, डेट आप अपने हिसाब से डाल देना। मैं यहाँ पे 1 फरवरी में एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने 1 फरवरी 2025 सिलेक्ट कर ली। अब हमें यहाँ पे वो सर्विस सिलेक्ट करनी है जो हम सर्विस लेने वाले हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जैसे मान लो 20,000 रुपये हैं, तो 20,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंट पेड। रेंट पेड को जैसे मान लेते हैं 20,000 रुपये ही ये डाल दिया मैंने। और इस बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लीगल सर्विस। और लीगल सर्विस कितनी है, जैसे मान लो 15,000 रुपये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ।
तो इस तरीके से टोटल जो अमाउंट हो गया वो 55,000 हो गया। अब देखो बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे जीएसटी लगाना होता है कि कहाँ हमें जीएसटी लगाना है, जो आरसीएम वाला है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे जीएसटी लगाना ही नहीं होता, और अगर आप लगाओगे भी तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ही नहीं। बाकी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं CGST के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे और यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे CGST और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो CGST है, मतलब CGST का टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आरसीएम की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं लगाया जाता। बाकी मैं यहाँ पे SGST का भी लेजर एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे SGST, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे आपको कर लेना है GST को सिलेक्ट और यहाँ पे SGST और इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब आप देखेंगे CGST और SGST दोनों लगा दिए, लेकिन दोनों पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने टैक्स को हटा दिया। अब इस एंट्री को हम कर देते हैं सेव। अब देखो एंट्री हमारी हो गई। अब आपको GST रिटर्न में जाके दिखा देता हूँ कि आपकी एंट्री कैसे दिखेगी और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो दोनों चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस GST को सेटअप करेंगे। उसके बाद क्या करना होता है और कौन से लेजर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब मेन चीज़ आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे पहले मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और GST, और यहाँ पे मैं GSTR 3B पे जाता हूँ और यहाँ पे जो पीरियड है मेरा फरवरी का वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फरवरी का पीरियड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 55,000 आ गया और इस पे CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। आप देख सकते हैं मैंने एंट्री में कोई CGST और SGST नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, मतलब रिवर्स चार्जेस के अंदर ही आपको रिटर्न में दिखेगा। तो देखो यहाँ पे तो ये टैक्स लायबिलिटी हो गई, मतलब टैक्स लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, इतना हमें पे करना है। और जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें दिखेगा, और इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, मतलब यहाँ पे भी रिवर्स चार्जेस के अंदर दिख रहा है। तो ये हमारी ITC इंक्रीज हो गई। तो इसका हमें ITC क्लेम करना है और इसका हमें टैक्स डिपॉजिट करना है, लेकिन ये आपको सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है रिटर्न के अंदर। अगर आप बैलेंस शीट में या टैली में कहीं देखोगे तो ये टैक्स आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में जाता हूँ और अगर आप यहाँ करंट लायबिलिटी के अंदर देखोगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपको कोई पैसा नहीं दिखेगा और सन्डी क्रेडिटर के अंदर आपको 55,000 रुपये दिख जाएंगे, जो कि हमें देने हैं यहाँ पे अमन को। तो अमन को तो हम 55,000 रुपये दे देंगे, लेकिन हम टैक्स गवर्नमेंट को कैसे जमा कराएंगे जब हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए देखो जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, और जनरल एंट्री कैसे पास करते हो, क्या क्या लेजर होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर पे जाना है और यहाँ पे आपको F7 से जनरल वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। और सबसे पहले आप डेट देख लेना। डेट में क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंथ एंड वाली डेट जो होती है उस डेट को सारी एंट्री को एक करके आरसीएम की जनरल एंट्री पास करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन वाइज वो इस तरह से जनरल एंट्री पास करते हैं। तो मैं भी आपको एक ही एंट्री में करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री करी है सर्विस की। तो यहाँ पे एक ही एंट्री कर देता हूं और मैं मंथ एंड की डेट में यहाँ पे करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे 3650C में है और 3650S में है। तो हमें पहले यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है और उसके बाद एक एंट्री पास करनी होगी जिसमें हमें यहाँ पे ITC को अपनी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे 2 एंट्री पास करनी पड़ती हैं। तो पहले मैं आपको टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। तो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप कोई भी नाम रख देना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ RCM ऑन सर्विस। मैं इस नाम से एक लेजर बना देता हूँ और इसको आप अंडर रखोगे करंट असेट के अंदर, ठीक है जी, करंट असेट, और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। अब टोटल RCM ऑन सर्विस कितना है हमारा, RCM हो गया यहाँ पे 7300 रुपये। तो 7300 में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब जो पेबल है वो किस में है, तो पेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे C में है और S में है। कितना है 3650। तो उसके लिए अलग लेजर बनाने पड़ेंगे। आप देखो ये जो लेजर होता है ना C का और S का, इन वाले लेजर को बिल्कुल भी यूज मत करना। जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये C का और S का,
ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होते हैं, ये कैश वाले लेजर नहीं होते और आरसीएम हमें कैश में पे करना होता है। तो इसके लिए अलग से लेजर बनाना, और लेजर क्या बनाओगे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। CGST पेबल इस नाम से आप बना सकते हो, CGST पेबल या आरसीएम इस तरीके से भी लिख सकते हो, या CGST आरसीएम पेबल जो मर्जी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया CGST पेबल आरसीएम। ठीक है जी। अब इसको करना है आपको करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर इसको आपको कर देना है। और इसमें अमाउंट हमें क्या रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3650, तो यहाँ पे भी मैं 3650 डाल देता हूँ। अब SGST का भी सेम बना लेते हैं, SGST पेबल आरसीएम इस नाम से बना के इसको भी करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है जी। अब इसमें भी 3650 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसको सेव कर देना है। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर अगर आप करंट लायबिलिटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर को 55,000 देने हैं, और यहाँ पे CGST पेबल कितना आ गया 3650 जो कि हमें पे करना है, और SGST पेबल कितना आ गया ये भी 3650। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और बाकी का हमारा जो पैसा है वो 7300 रुपये करंट असेट के अंदर क्या कर रहा है, जो कि हमारा आरसीएम ऑन सर्विस के ऊपर है। तो ये यहाँ पे क्यों आया उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसकी ITC इंक्रीज करनी है। ITC इंक्रीज करने के लिए हमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री है आइए समझ लेते हैं। अब देखो ITC इंक्रीज करनी है तो हम किससे ITC लेते हैं, यहाँ पे आप एक लेजर बनाते हो ना CGST इनपुट और SGST इनपुट, तो इन वाले लेजर को हमें डेबिट करना होगा जो कि हम जिनसे इनपुट क्लेम करते हैं। तो बहुत से लोग CGST इनपुट और SGST इनपुट के नाम से बनाते हैं, मैंने यहाँ पे CGST और SGST के नाम से बनाया है। तो आप उन लेजरों में इसको एंट्री को पास करना। तो मैं यहाँ पे CGST को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 3650 है CGST में जो कि हमें इंक्रीज करनी है वो डाल देता हूँ, और एस में भी हमारी 3650 है तो एस में भी 3650। तो यहाँ पे 3650 अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट हो गई, मतलब इनमें ITC इंक्रीज हो गया। और अब हमें क्रेडिट करना है यहाँ पे आरसीएम ऑन सर्विस वाला लेजर। तो आरसीएम ऑन सर्विस यहाँ पे अब 0 हो चुका है आप देख सकते हैं, और इस एंट्री को पास करा देते हैं। और अब अगर बैलेंस शीट में जाते हो तो दिखा देता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सबसे पहले तो करंट असेट के अंदर जो हमारा पैसा था वो यहाँ पे जा चुका है, अब 0 हो गया। और करंट लायबिलिटी के अंदर अगर आओगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर माइनस में 7300 अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। लायबिलिटी के अंदर माइनस का मतलब है इसका ITC हमें क्लेम करना है, और लायबिलिटी के अंदर प्लस का मतलब है ये हमें पे करना है। तो CGST पेबल आरसीएम और SGST पेबल आरसीएम हमें ये पे करना है, और इसका हम GSTR 3B के टाइम पे इनपुट क्लेम कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमें जब हम पे कर देंगे CGST और SGST को तो तब क्या होगा वो भी एंट्री में आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो आप अगले महीने पे करते हो, लेकिन मैं 28 तारीख को एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। तो एंट्री क्या होगी, देखो CGST को पे करना है तो CGST इस वाले लेजर को सिलेक्ट करना है, और अमाउंट कितना है 3650। उसके बाद SGST वाले को सिलेक्ट कर लेना और अमाउंट है 3650। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रेडिट आप करोगे अपनी बैंक को, लेकिन मेरे पास बैंक का लेजर नहीं है तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैश सिलेक्ट कर देता हूँ, कैश माइनस में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप तो अपनी यहाँ पे बैंक डालोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे CGST 0 हो गया और SGST 0 हो गया, और आपकी बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो गई। बैंक से अगर पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब आपको इस एंट्री को यहाँ पे पास कर देना है। अब अगर आप बैलेंस शीट में आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CGST पेबल और SGST पेबल यहाँ पे 0 हो चुका है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जो माइनस में वैल्यू है इसका आपको ITC क्लेम करना है GSTR 3B के टाइम पे, और आप सन्ड्री क्रेडिटर इसको 55,000 रुपये जैसे ही पे करोगे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा जब आप इसका ITC क्लेम कर लोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आरसीएम की अकाउंटिंग करनी है। और जो मैंने आपको आरसीएम की एंट्री बताई इसके 1-2 तरीके और होते हैं करने के। अगर आप चाहते हो कि वो भी तरीके मैं आपको बताऊं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।